हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है डिप्टी स्पीकर की मुतनाज़ा रूलिंग के हवाले से। उसमें आज अपोजिशन जो जमातें हैं उन्होंने अपने जो रिमार्क्स हैं वो कंक्लूड कर दिए हैं और कल से जो है हुकूमती वकील बाबर अवान और उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है अपने दलाइल देंगे और केस का ख्याल ये कल नहीं तो परसों तक ये केस जो है ख़त्म हो जाएगा। आज जो सबसे पहले रज़ा रब्बानी ने इस रूलिंग के बारे में कहा कि ये दरअसल एक सिविलियन कू है और इस तरह ये बिल्कुल गैर आइनी काम हुआ है। साथ ही साथ जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे मुतालबा ये किया गया कि आप जो है वापस करें इस रूलिंग को, तो उन्होंने कहा कि जी हमें भी अंदाज़ा है कि इस केस के बारे में हमने जल्द इसका फ़ैसला करना है क्योंकि निगरान हुकूमत का जो मामला है वो अभी तक रुका हुआ है। अब उसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशन हैं। आपको निगरान हुकूमत के लिए सदर आरिफ अलवी ने एक लेटर भी लिख दिया है अपोजिशन लीडर को और हाँ गद्दारों को, और ये कहा कि आप जो है हमारी तरफ से चीफ जस्टिस जो हाल ही में रिटायर हुए हैं गुलजार अहमद साहब वो हमारे नुमाइंदा होंगे। लेकिन जज ने निगरान हुकूमत की टर्म क्यों इस्तेमाल की? इसलिए कि अगर वो रिवर्स कर देते हैं उसकी रूलिंग को, बिल्कुल फिर तो निगरान हुकूमत का कोई सवाल ही नहीं है। यही तो फिर निगरान हुकूमत उनके मुंह से क्यों निकला? यही तो सवाल है। और जाहिर है बार बार जजेस जो हैं वो तमाम लॉयर्स से पूछ रहे थे कि जी आप कोई बताएं हमें रूलिंग ऐसी दें या पुराने केसेस का हवाला दें। तो मखदूम अली ख़ान बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, वो नून लीग को डिफेंड कर रहे थे, नून लीग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहे थे और उन्होंने कहा ये रूलिंग जो है ये ख़िलाफ़ आइन है। और उन्होंने सबका जो अपोजिशन का यहाँ पर मुकदमा है वो ये है कि ये इस रूलिंग को किसी भी सतह पर हुकूमत ने जो है उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। जब ये रूलिंग अप्रूव हो गई जिस वोटिंग डे था और उस वक्त उससे पहले आकर के डिप्टी स्पीकर ने एक चार्जशीट पढ़ दी और इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, आज की सबसे इम्पोर्टेंट अगर कही जाए तो वो सिंध बार काउंसिल के जो वकील हैं सलाउद्दीन अहमद जो कि साबिक सदर भी हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, उनसे भी अदालत ने पूछा कि जी आपकी नज़र में इस तरह का कोई पैरेलल मौजूद है? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, बहुत और बातें की हैं सलाउद्दीन साहब ने, कुछ पढ़ी लिखी टेक्निकल बातें की हैं, अगर वक्त मिला तो उस पर भी आएंगे। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्योंकि अगेन जैसे आपने कहा कि उनसे पूछा गया और उन्होंने खुद कहा, ये मुझे नहीं पता, कि एक ही उन्होंने बड़ी खोज लगाई है इसमें और एक ही तारीख में वाकया उनको मिला है इससे मिलता जुलता, जो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो कि स्पीकर ने इस तरह का कोई काम किया हो। तो ये कब की बात है? 1933 जर्मनी है। अच्छा, उन दिनों में क्या हो रहा था कि एक शख्स था, इसका नाम आपने शायद सुना हो, एडोल्फ हिटलर। और अच्छा, एडोल्फ हिटलर बिल्कुल इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, पहले इलेक्शन में ज़्यादा नहीं मिला, फिर 1932 की इलेक्शन में उनको कोई 40% से ज़्यादा 12 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन में, फिर 32 के इलेक्शन में मिली 232 सीटें आउट ऑफ 647, मतलब थोड़ा सा 40% से थोड़ा ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये नाकाफी था, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि हिटलर साहब चाहता था कि यार अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो 2/3 मेजॉरिटी यूं होना चाहिए। हाँ, और अब ये मतलब ये एक तो ये मनूस इत्तेहादियों के साथ भी मुझे मिलके बैठना होता है, और फिर ये जो बदतमीज ऑपोजिशन है, हाँ कम्युनिस्ट इनकी भी बातें सुननी होती है। अब इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से लाएंगे? तो फिर आपको पता है कि वो जो इनकी जो पार्लियामेंट है रिक्सटाग में, उसमें एक आग लगी और वो एक इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की। अब उसके बाद नाज़ीज़ ने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा कानून लाना चाहिए हमें कि हमारा जो बॉस है हिटलर, हाँ, वो जो भी कहे वो बस कानून ही बन जाए, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल, तो वो एक एक्ट लाए कॉल्ड द इनेबलिंग एक्ट, ठीक है, हिटलर से इनेबल हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि उस एक्ट को भी, और क्योंकि ये एक आईनी तरमीम थी, तो आपने जाहिर है कि पार्लियामेंट के सामने, ऐवान के सामने तो उसको रखना ही रखना था, राइट। अब उस वक्त जर्मनी की जो आइन थी उसमें एक शिक थी कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 सिर्फ वोट नहीं बल्कि कोरम मौजूद होना चाहिए, कि अगर फॉर एग्जांपल 900 लोग हैं पार्लियामेंट में तो कम से कम 600 वहां पर मौजूद होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं थे, इनको चाहिए थे 432 लोग कोरम मेंटेन करने के लिए, वो नहीं थे। तो उन्होंने कहा क्या सोचे, तो हरमन गोरिंग साहब
बाद में वो जर्मन एयरफोर्स के भी चीफ बने, वो हिटलर के वो पार्लियामेंट के स्पीकर थे, वो पार्लियामेंट के स्पीकर थे, राइक्सटाग प्रेसिडेंट कहा जाता था, और जाहिर है कि हिटलर के बड़े करीबी साथी थे। उसने कहा कि सर मैं, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो कोरम देख रहे थे तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको काउंट ही नहीं किया, जिनके तकरीबन 81 मेंबरान थे। ने कहा कि यार इनको कोरम से माइनस कर दो, जैसे आपने माइनस किया कोरम आपका पूरा हो गया, और वो चलाते रहे, शोर मचता रहा कुछ, आप जैसे कि इतवार को मचता रहा, और उसने कहा कि सर ये हो गया है, ये बिल पास हो गया और आज से हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। वो सर हाँ, और ये जो एनेबलिंग एक्ट जिसकी आपने बात की, ये इसलिए ज़रूरी था कि आपने बताया 2/3 मेजॉरिटी तो थी नहीं, तकरीबन 11 पार्टियों की नुमाइंदगी थी राइक्सटाग में, और हिटलर साहब ने 7-8 जो 3-3, 4-4 सीटों वाली पार्टियां थी उनको तो साथ मिला लिया था, लेकिन बड़ी जो पार्टियां थी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी या सोशल डेमोक्रेट्स, वो कह रही थी कि हम तो अपोजिशन में ही रहेंगे। अब ये जो एनेबलिंग एक्ट की जिसमें बात की, अगर ये मंजूर होता है तो जो चांसलर यानी एडोल्फ हिटलर और उनकी कैबिनेट पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए, और प्रेसिडेंट जो रियासत का है, चांसलर नहीं चांसलर तो खुद है, प्रेसिडेंट, उसको बाईपास करके जो है तमाम इम्पॉर्टेंट कानून साजी कर सकती है, और उसके लिए ज़ाहिर है 2/3 मेजॉरिटी क्रिएट होनी थी। तो 432 अरकान बनने थे 2/3 मेजॉरिटी। आपने बताया गोरिंग साहब ने 378 की हद मुकर्रर की, कम्युनिस्टों को माइनस कर दी। अच्छा, कम्युनिस्ट कहाँ थे उस वक्त? सवाल ये है, एक दिन पहले 81 कम्युनिस्ट थे उस पार्लियामेंट में, तमाम के तमाम को उठा लिया गया। 120 सोशल डेमोक्रेट्स थे अपोजिशन में, उसमें से जो 26 बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे वो भी गायब हो गए। पता ये चला कि उनकी जो थी नीम फौजी तंजीम एसए उसके शाहीनों ने उन्हें गायब कर दिया और उनको हिफाजती हिरासत में ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई कम्युनिस्ट तो नज़र नहीं आ रहे। पार्लियामेंट गोरन साहब ने कहा कहाँ है, किसी ने कहा जी हमें क्या पता। उन्होंने कहा जी बस कोरम जो है फिर हम नीचे करके 378 करते हैं, और उसमें ये एक्ट मंजूर कैसे हुआ? कम थे, 288 मेंबर थे नाजी पार्टी के, 2/3 तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने एक मजहबी पार्टी थी जिसका नाम था सेंटर पार्टी, उसकी थी 73 सीटें, उससे गुफ्तगू की। उनके जो पादरी थे, उनके रहनुमा लुडविग काज साहब, उनसे जो है मुज़ाकरात किए। अल्लामा लुडविग काज साहब ने ये शर्त पेश की कि जो दीनी मदारिस हैं कैथोलिक चर्च के, उनको आप हाथ नहीं लगाएंगे, इनकी ग्रांट्स बढ़ाई जाएंगी और इनको मराद जो ऑलरेडी हैं उनमें मज़ीद इजाफा किया जाए। बिल्कुल। हिटलर साहब ने कहा बिल्कुल सर, ये तो कोई मसला नहीं है, बस आपके 73 वोट हमें चाहिए। उससे पहले हिटलर साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया, और उसमें जो मरकज़ी नुक्ता था वो ये था कि जर्मनी के लिए मसीहत और मसीही रूहानियत किस कदर ज़रूरी है। ये हिटलर की तकरीर का सेंट्रल आइडिया था। मकसद ये था कि सेंटर पार्टी जो मजहबी पार्टी है उसके वोट इधर उधर ना हिलें और उन्हें यकीन हो जाए कि अच्छा, उन्होंने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी कि हम आपकी बातों पे एतबार करते हैं लेकिन हमारे अरकान शक में हैं, तहरीरी तौर पे लिख के दें कि आप चर्च के साथ ये काम करेंगे। उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है। उनके सामने टाइप हुआ, उन्होंने कहा साहब ये फर्रा है। जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है हिटलर और आप इस पर साइन कर देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद वोटिंग हुई। एसए और एसएस के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो हर बंदे के सामने यूं खड़े हो गए, बस देख रहे हैं उसे। मतलब ये कि तू बाहर तो निकलेगा ना बच्चे, तुझे घर भी जाना है। तो जो 3-3, 4-4 वोटों वाली पार्टियां थी वो तो वैसे ही डुबक गई, सिर्फ कम्युनिस्ट वैसे ही गायब थे। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे 120, उसमें से 26 वो गायब थे। तो 94 वोट इसके एनेबलिंग एक्ट के खिलाफ आए। 444 से एनेबलिंग एक्ट शानदार अक्सरियत के साथ मंजूर हुआ। उसी दिन अपर हाउस से मंजूर हुआ और उसी शाम को जो 84 साल के सदर थे वैन हिंडनबर्ग, उन्होंने साइन कर दिया। इसके नतीजे में क्या हुआ? पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई, सारे इख्तियारात चांसलर के पास आ गए और अगले 3 महीने के अंदर नाजी पार्टी के अलावा
कोई पार्टी वहाँ जर्मनी में मौजूद नहीं थी, या तो मर्ज हो गई नाजी पार्टी में, या उनकी क़यादत गिरफ्तार हो गई, या क़यादत भाग गई। अच्छा, वहाँ थी सुप्रीम कोर्ट भी, तो उन्होंने कहा कुछ उन लोगों ने कि भाई आप, तो उन्होंने प्ली ली कि चूँकि ये ऐवान के अंदर की कार्रवाई है, लिहाजा हम इसके जुरिस्डिक्शन का इख्तियार नहीं है हमें, और नया जर्मनी बन। अच्छा, लेकिन अदालत ने इस सवाल का जवाब हासिल करने की भी जहमत नहीं की कि वोटिंग के दिन 81 कम्युनिस्ट मेंबर और 26 सोशल डेमोक्रेट मेंबर वो एहतजाजन वॉकआउट कर गए थे, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, या वो कहाँ थे, ये सवाल ही नहीं आया। उसके बाद जजेस जो रिटायर हुए वो ज़ाहिर है नाजी पार्टी में शामिल होते गए, और उनमें से एक जज थे एरिक शुल्ट्ज़ साहब। उन्होंने बहुत ही करीबी किस्म के पॉलिसियाँ बनाने में, लीगल पॉलिसियाँ बनाने में नई पार्टी की मदद की। 4 साल के लिए ये इनेबलिंग एक्ट मंजूर हुआ था। पार्लियामेंट ने 2 दफ़ा 4-4 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया। हिटलर जिस दिन मरा है उसके बाद ये एक्ट, उस वक्त उस दिन भी ये एक्ट जो है वो नाफिज था। जो स्पीकर साहब थे गोरिंग साहब, उनको जानशीन मुकर्रर किया गया हिटलर ने, और उसके बाद जब सरेंडर हुआ जर्मनी तो नोरमबर्ग में इन पे मुकदमा चला गोरिंग साहब पे, और इनको फांसी की सज़ा हुई। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने जहर का कैप्सूल खा लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, तो काम किया जाए तो ऐसे किया जाता है। वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। और जो ख़त है, एक मुबैना, आप उसे ख़त कह लें, मरासला कह लें, जिसको इमरान खान साहब ने लहराया था एक जलसे में, उसके बाद से कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि उस ख़त में क्या था। मगर साबका हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत मुसिर है कि ये एक बैरूनी साजिश थी। अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की, मगर वज़ीर आज़म खैर खुद ही हट गए। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो साजिश कहाँ है, क्या है। अच्छा, अपोजिशन वालों को मसला ये पड़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमें गद्दार कह रहे हैं। बिल्कुल, और जो जाहिर है आज तो आमिर लियाकत भाई भी फट पड़े। हाँ, वो खैर आमिर लियाकत भाई तो अक्सर ही फट पड़ते। तो कल बिलावल भुट्टो ने ये डिमांड की सिक्योरिटी इदारों के साथ, फ़ौज से, और आज जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कमोबेश यही कहा कि जो इदारे हैं उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि हम गद्दार हैं या नहीं। सुनिए। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएँ। और बात सुनने प्लीज़ ज़रा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएँ। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अक्सर होता नहीं है ऐसे मामलात में। लेकिन इस केस में ज़रूरी है कि ये हो, क्योंकि देखें जब तक आप लोगों को चोर और करप्ट कह रहे थे, चलिए ठीक है बिस्मिल्लाह यार, जो कहना है कह दो। गद्दार कहना और एक बंदे को नहीं, आपने तो मतलब क्या आधे पार्लियामान को ही गद्दार करार दिया है ना यार। उनके वोटर्स भी फिर गद्दार होंगे या तो फिर बेवकूफ़ हैं। चलें वो अपनी जगह छोड़ दें। इसको क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। ये अब ले रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बयानिया आया था उसकी प्रेस रिलीज बयानिए का सहारा, ठीक है। मैंने तो ये भी देखा है कि PTI ऑफिशियल के जो ट्विटर अकाउंट है उसमें बाकायदा DGISPR की तस्वीर लेके कहा है कि जी इन्होंने अभी हमारी बातों की तस्दीक की है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयानिए में क्या है? इंटरफेरेंस, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस
और बैरूनी साजिश में एक फ़र्क है। लोग ये फ़र्क नहीं समझना चाह रहे, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ तो मोदी हुकूमत ने इस्तेमाल किया था जब रेहाना ने उनके खिलाफ ट्वीट की थी, जब गुलूकारा रेहाना, जब जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बात की थी, वो भी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस था। ये होती है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि किसी को कोई शौक नहीं है किसी भी चीज़ समझने का, हमने बोल दिया तो बस डाउन द लाइन सब मानते हैं। अब यहाँ पर आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक काफ़ी टाइट कॉर्नर में आ गई है, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि एक वक्त था, हम सब जानते हैं कि जब DG ISPR हर चीज़ पर ट्वीट करते थे, ठीक है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, उसमें भी पॉलिटिकल बातें होती थी, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस दौर में, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि क्लियर एक पॉलिसी है कि हम पॉलिटिकल मैटर्स पर कमेंट नहीं करेंगे। आपको याद है कि जब भारत ने गलती से, मिस्टेक से वो मिसाइल फायर कर दिया था हमारे ऊपर, तो मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर से सवाल लोगों ने, जाहिर है कि आपको पता है सहाफ़ियों का, हमने पूछा सवाल कि जी ये जो न्यूट्रलिटी, उन्होंने क्लियरली वहाँ पर ही उस बंदे को रोक दिया कि जी इसका हम कोई और बात करने आए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला सियासी तो नहीं है ना, ये जाहिर है क्योंकि फौज का नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब चूंकि आप उस सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक थे और आपका नाम ले के इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप जो हैं, आप भी ये समझते हैं जो बयानिया है उसको एंडोर्स करते हैं, लिहाजा आप पे लाजिम है कि उनके मिनट्स की रोशनी में ये जो एक धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है, अब क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये न्यूट्रलिटी या एनवायरनमेंट का मसला नहीं है, ये इदारे के वक़ार का और उस कमेटी के वक़ार का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, कि क्या ऐसा ही हुआ है। नहीं, बिल्कुल आई वुड एग्री कि अब आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करनी होगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि चीज़ें उस तरफ ही जा रही हैं, कुड बी रॉन्ग, और ये अब शायद ये बाल की खाल निकाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन पहले जब इस पर कॉमेंट आया था, ठीक है, जैसे कि कामरान यूसुफ साहब की मेरे ख्याल है कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज थी जिसमें कहा था कि मिलिट्री सिक्योरिटी सोर्सेज कह रहे हैं कि नहीं जी इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, हमने कभी नहीं कहा था या तस्दीक की थी कि यह साजिश है, ठीक है। अब अगर आप आज रॉयटर्स की स्टोरी पढ़ें, उसमें इट सेज एन ऑफिशियल। अच्छा, सिक्योरिटी सोर्सेज तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो एक लेफ्टिनेंट भी हो सकता है, वो एक सिपाही भी हो सकता है। एंड ऑफिशियल मतलब कि अब आप एक लेवल ऊपर आ गए, इसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट ही आ सकती है, प्रेशर माउंट हो रहा है और इस चीज को क्लियर करना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, आपको याद होगा कि जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट हुई है, उसी दिन ही ISPR की तरफ से क्लैरिटी आई कि हमारा जो भी इक़दामात हो रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये तो उससे ज़्यादा संगीन बात है कि आपके कंधे पे बंदूक रख के फायर की जा रही है। अब आपको वजाहत करनी है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इसलिए कि आपकी क़यादत उस कमेटी के इजलास में मौजूद थी। बिल्कुल, देखिए ये तो अब दोनों साइड पे ना इतने पोल्स अपार्ट हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो है एक साजिश हुई है और हमारे पास सारे इसके सबूत हैं, और 9 दफ़ा उस जो है मरासले में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र आया। अब ये यार बड़ी स्पेसिफिक बात है, हाँ, ये बड़ी स्पेसिफिक बात है। अगर ऐसा हुआ है और आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं है, प्राइवेटली, अच्छा मेरी भी बात हुई है, और जो ऐलान सामने आया बज़ाहिर उससे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी बात हुई है। प्राइवेटली वो कहते हैं कि जी इसको जरा एग्जैजरेट किया जा रहा है, लेकिन इतनी स्पेसिफिक बात 9 बार आपने इसको मेंशन किया है। और दूसरी बात है कि यार मैं तो समझता था कि अमेरिका बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हाँ मैं तो यही समझता था ना, हम तो यही समझते हैं ना कि सर CIA कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, कुछ हद सच भी है इसमें। लेकिन किस तरह की अजीबो गरीब कंस्पिरेसी है कि पहले मैं अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू आपको बुलाकर करूं कि सर ये हम करने वाले हैं आपके साथ, और बता देना उनको कि ये हम करने वाले हैं, ताकि वो पहले अपने साथ ही कर ले। और फिर 200 के करीब मेंबर पार्लियामान को भी एतमाद में लेते हैं अमेरिकन कि आप हमारे साथ हैं ना, नहीं, और पब्लिकली मिलते हैं उनसे, ताकि कोई शक ना रहे ना। तो इससे बेहतर क्या मतलब, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। नहीं तो सर चंडीगढ़ रोड पे बिलबोर्ड ही लगा देते हैं ट्रांसपेरेंसी। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, एक तरफ तो आप कहते हैं 111, तो आप कहते हैं इंटरनेशनल अमूर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी करते हैं अमेरिकन तो फिर आप, वैसे बात तो सही, किसी हाल में खुश नहीं है सर। वक्फा ले लो यार। वेलकम बैक। सारी नज़रें हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और
इस्लामाबाद की तरफ, मगर साथ ही साथ पंजाब में भी बहुत कुछ चल रहा है जो ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा पसे पर्दा में है। यहाँ पर आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने फेवरेट वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब को हटा करके ये ट्रॉफ़ी जो है वो स्पीकर परवेज़ इलाही के नाम की थी कि आप नए चीफ़ मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद जोड़ तोड़ का वहाँ सिलसिला शुरू हो गया। जो आखिरी खबरें आई थी वो ये थी कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो उन्होंने कहीं से अक्सरियत पकड़ ली है और शायद ये हो नहीं पा रहा, तो हुकूमत ने जैसे यहाँ किया वहाँ पर भी उन्होंने इजलास मनसूख किया और 6 तारीख को कहा कि वो जो है तहरीक के टेबल का डेट रखी, और ज़ाहिर है उसमें भी यह था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वोटिंग हो जाएगी। मगर अब अचानक ये खबर आई कि ये जो इजलास है ये 16 अप्रैल तक चला गया है। वजह क्या हुई है? हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ बिलाल। ये जो सारा कुछ हुआ है कहा यह जा रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ हो गई थी, कितना फर्नीचर टूटा है भाई कि इजलास मुलतवी हो गया। जी बिलाल। जैदी साहब बिल्कुल देखें, जो सरप्राइज था ना पंजाब वाला वो भी इनके गले पड़ गया, अभी तक चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। ये फैसला किया गया पीटीआई की जानिब से कि परवेज इलाही उनके जो है वो कैंडिडेट होंगे वजीर आला के लिए। दूसरी जानिब से पीएमएलए ने हमजा शहबाज को नॉमिनेट किया है। जो नंबर गेम अब तक चल रही थी, अगर आप देखें तो नंबर गेम बड़ा सिंपल थी कि 186 मेंबर्स चाहिए और पंजाब में 183 मेंबर्स पीटीआई के ऑलरेडी हाउस में हैं। पीएमएलक्यू के 10 मेंबर हैं, तो अगर यही 2 सिर्फ नंबर्स को आप ऐड करें तो 193 मेंबर्स जो है हो जाते हैं। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ यूं है कि पीटीआई के काफी ज्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप बना हुआ है, एक अलीम खान का अपना ग्रुप बना हुआ था, तो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हैं उसके बायस ये नंबर कम होते गए हैं और परवेज इलाही साहब को अब जो रिक्वायर्ड नंबर है 186 का वो हासिल नहीं हो रहा। आज का भी अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है लाहौर का, उसका मकसद भी यही था कि किसी तरीके से यहाँ आके खुद चीजें जो है उनको मैनेज किया जा सके और किसी तरीके से वो जो नाराज अरकान थे उनसे मिल सकें और उनको मना सकें। लेकिन आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहाँ पे बुलाया था उसमें भी हमने देखा कि जो लोग थे, जो नाराज अरकान थे, वो इस इजलास में गए ही नहीं है। और जो सेशन बुलाया गया था 3 तारीख को जिसमें इजलास में इलेक्शन होना था परवेज इलाही का, इसमें एक जो हैरान कुन बात यह है कि मीडिया को अलाउ ही नहीं किया गया, उनको वो प्रोसीडिंग्स कवर करने ही नहीं दी गई, जिसके बायस हम ये नहीं कह सकते कि क्या वाकई इतना ज्यादा हंगामा हुआ, इतनी तोड़ फोड़ हुई थी कि आज इस काबिल ही नहीं है वो असेंबली का हाल कि वहां पर दोबारा इजलास बुलाया जा सके। तो आज सिर्फ जो फुटेजेस हमने देखी हैं वो भी फुटेजेस आप यूं कह सकते हैं कि पीएमएलक्यू की जानिब से भेजी गई हैं और कुछ फुटेजेस लीक की गई हैं कि ये वो तोड़ फोड़ की फुटेजेस हैं जो असेंबली के अंदर हुई हैं। एक आध फुटेज आपने देखा जिनमें खवातीन एमपीएस थी, वो भी आपस में लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो लड़ाई इस हद तक इतनी सीरियस नहीं थी कि असेंबली के जो टेबल थे, वहां पर जो लाइट्स थी, वहां पर जो कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी वो तमाम टूटी हुई और आज फर्श पे जिस तरह नजर आ रही थी। अब चीजें उस तरह मैनेज नहीं हो पा रही। अभी तक भी परवेज इलाही साहब के पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है कि पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाए और फिर उसमें वोटिंग कराई जा सके। तो अच्छा, तो आसान अल्फाज में बिलाल साहब, इनके पास नंबर नहीं थे, ठीक है, जैसे इनको पता था कि इनके पास कौमी असेंबली में भी नंबर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार क्या किया जाए। अब जाहिर है इनके पास कोई गोरिंग शोरिंग तो नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो कुर्सियां टूटी हुई नहीं, लेकिन कुर्सियां जो मैंने तस्वीरें देखी हैं वो दूसरे कमरों में फर्नीचर टूटा है, असेंबली हॉल के अंदर का टूटा हुआ नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि हॉल रोड से मेरा ख्याल है आपको कुर्सियां मिल जाती है, मुझे लाहौर पता नहीं। अच्छा, अंदरूनी कहानी मेरे पास, उन्होंने वो कुर्सियां तोड़ी हैं जिस पर डिसिडेंट मेंबर्स बैठते थे। वो तो वैसे ही सारे गद्दार हैं। हाँ, तो अच्छा क्या उन्होंने तोड़ दी, मतलब वो तो फिर यार ये देखो यार पूरी सीआईए की साजिश हो गई। आपने कहा कि सर जी ये कुर्सी है और ये डंडा है, कुर्सी तोड़ दो। अच्छा बिलाल, एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि पंजाब में कब हो रहा है इलेक्शन, तो उन्होंने तो कहा जी कल हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल आया कि जनाब ये तो 16 तारीख को हो रहा है। तो ये क्या है? एडवोकेट जनरल की बिस्ती हो गई। जी बिलाल जी देखिए जैदी साहब, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये पूछा उनसे, एडवोकेट जनरल से, कि
पंजाब में जो इलेक्शन है, कल क्या वोटिंग हो रही है? एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल वोटिंग हो रही है। वहां पर ही आजम नजीर तारड़ थे जिन्होंने कोर्ट को बताया कि इस वक्त गवर्नमेंट की एक ये भी कोशिश है कि जो तोड़-फोड़ है इसकी आड़ में हमें ये बताया जा रहा है, उनके जराए ये कह रहे हैं कि हमारे ही 20 से 30 अरकान ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी, और यूं जो अपोजिशन के पास नंबर है इस वक्त, जिनमें पीटीआई के नाराज अरकान भी हैं, खुद अपोजिशन की दीगर पार्टीज के लोग भी हैं, तो जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी जो मेंबरशिप है, तो उस तरह ऑटोमेटिकली वो नंबर रिक्वायर्ड जो वो कम हो जाएगा। तो ये बात भी आसिम नजीर तारड़ ने कोर्ट के अंदर की और ये कहा कि ये इस तरह की भी एक मूव जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सोची जा रही है, लेकिन एडवोकेट जनरल ने उसको भी डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ऐसी इस बात में कोई हकीकत नहीं है, किसी की मेंबरशिप अभी तक सस्पेंड नहीं की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जैसे ही एडजर्न हुई है, कुछ ही देर में ये नोटिफिकेशन आ गया कि अब जो पोलिंग थी वो 6 की बजाय 16 अप्रैल को। अच्छा, वैसे ये जो बात है ना कि अब एडवोकेट जनरल क्या अगली समाज में भी होंगे? नहीं, लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है क्योंकि और ये क्लिप बहुत चल रहा है, मुझे पता है। हामिद मीर साहब की बात हुई थी अटॉर्नी जनरल साहब से, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, और यही वो पूछ रहे थे इससे पहले, अभी हाल में ही तो हामिद मीर साहब का तो शो दोबारा बहाल हुआ है, और ये सवाल पूछ रहे थे कि जी कोई गैर आईनी या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं करने वाली। हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, बिल्कुल ऐसी तो कोई सोच ही नहीं है उनके पास, तो जितनी आप वजन देना चाह रहे हो उन बयानात को आप दे सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह गोरिंग जिंदा है अभी भी। देखो पहले फर्नीचर जुड़ेगा, उसके बाद आइन जुड़ेगा। बिल्कुल, अब नहीं फर्नीचर टेस्ट होगा, आप कोई मतलब कोई 100-150 किलो के बंदे को उसके ऊपर बिठाएंगे, वो छलांगे मारेगा, और अगर उसके बाद इजलास तलब किया जाएगा। असेंबली है, वो मजाक डिसिडेंट वालों के ना कीले लगा देंगे कुर्सियों में, बिल्कुल, ताकि वो बैठे तो उन्हें एहसास हो कि वफादार, या उनके घर के दरवाजे को कील लगा दो और कहो कि जी वो तो आई नहीं, उनको काउंट तुम लोग उन्हें राह दिखा रहे हो, नहीं। हाँ, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बिलाल के पास वापस जाते हैं। वेलकम बैक। और पंजाब में कायदे ऐवान की जो सिलेक्शन के लिए इजलास अब 6 के बजाय 16 अप्रैल को होगा। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के। बिलाल, क्या 16 को भी हो पाएगा? अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो मतलूबा बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, तो आपको लगता है कि 16 तक वो कर लेंगे या कोशिश करेंगे, क्या होगा? जी मुबशर गाजी साहब, मुझे तो लगता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसमें भी काफ़ी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा था एडवोकेट जनरल को कि कल इंश्योर किया जाए कि वोटिंग का प्रोसेस हो जाए पंजाब असम्बली में, लेकिन अचानक से ये प्रोसेस क्या मुकम्मल होना था, उसको तो 16 तक एडजर्न कर दिया गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शायद सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें डिस्कस होंगी और कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकती है कि इस इलेक्शन को जो है वो किस तरह स्मूथली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि जब तक पीटीआई के पास और चौधरी परवेज़ इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से इस इलेक्शन को आगे जो है वो लिंगर ऑन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन इसलिए भी चेंज हो चुकी है कि परवेज़ इलाही चाहते थे कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो और प्राइम मिनिस्टर के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था 3 तारीख का, उससे पहले या फिर एटलीस्ट 3 को वो उनकी वोटिंग हो जाती, लेकिन क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं थे, अब सिचुएशन वैसे बदल चुकी है। उस्मान बुज़दार रिजाइन कर चुके हैं, इस वक्त सिर्फ वो डे टू डे अफेयर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर पंजाब असेंबली सच कोई डिसॉल्व करने वाला या फिर गवर्नर रूल वाला वो ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास बड़ी लिमिटेड अब रह गई हैं, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कुछ ऐसी डायरेक्शन आ जाएगी कि पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा जाएगा कि यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएं। अच्छा, एक सिंध हाउस सुना है लाहौर में भी है, किसी निजी होटल के अंदर जहाँ मेंबरान रखे हुए हैं। जी बिल्कुल मुबशर गाजी साहब, वो सिचुएशन यहाँ पर भी है, बिल्कुल सिंध हाउस की तरह। ये तो ऐसा कोई हाउस तो नहीं है, लेकिन ये एक निजी होटल है जिसमें यहाँ पर तमाम जो मुनर्रिफ अरकान हैं पीटीआई के, उनको यहाँ पर रखा गया है। ताम यहाँ पर मीडिया को उनसे बातचीत करने की इजाज़त है, इंटरेक्शन मीडिया कर सकता है। हमारी टीम भी उनसे मिली है। यहाँ पर कल आपने देखा था कि हमजा शहबाज ने भी इसी होटल के अंदर कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर आज नुमान लंगड़ियाल जो इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़े जो है वो मेंबर हैं एक्टिव, तो उन्होंने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उसी निजी होटल में की है जहाँ पर तमाम जो अरकान हैं वो उस वक्त जहाँ स्टे कर रहे हैं।
अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पर भी आकर के जो है मुजाहरे कर रहे हैं गद्दारों के खिलाफ? जी बिलाल, कल बिल्कुल आए थे। कल एक दफा बड़ी टेंस सिचुएशन यहाँ पर कल पैदा हुई थी, टेंस सिचुएशन, जब पीटीआई के कुछ कारकुनान जो थे वो इस होटल के बाहर जमा हो गए थे और फिर उसके बाद जो होटल के अंदर थे ख्वाजा सलमान रफीक और कुछ और लोग, वो भी होटल से बाहर आ गए और ऐसे लग रहा था कि कोई अनऑकवर्ड जो है वो सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन पुलिस की काफी भारी नफरी वहां पर तैनात थी तो उन्होंने बीच बचाव करा दिया था। लेकिन आज हमने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी। इमरान खान आज जरूर लाहौर में थे और उन्होंने दोबारा शफकत महमूद को ये हिदायत की है कि लाहौर में भी अब डेली जो है वो एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। तो अब देखना ये है कि क्या आया कल दोबारा पीटीआई की जानिब से ऐसा कोई प्रोटेस्ट इस होटल के बाहर तो नहीं किया जाता। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जहाँ से सिंध हाउस वहाँ मुजाहरा नहीं देखें, लेकिन एक चीज़ है कि एतवार से लेके और ये जो अभी हम सुन रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का शानदार मुजाहरा था ये। हाँ, कि हम क्रिकेट में हार रहे हैं, हम स्टेडियम बंद कर देंगे। यहाँ पर आप हार रहे हो तो स्टेडियम आप खुलने नहीं देंगे, और अगर फिर भी मैच हो गया तो आप कहेंगे यार मैं तो फुटबॉल खेल रहा था। यही है ना मतलब, और कि भाई हार रहे हो तो भाग जाओ। अच्छा, कल डी चौक में एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेशंस का ऐलान किया था, वो एक दिन के बाद ही जो है ना, एक दिन के बाद ही वहाँ से ख़त्म होके आज कह रहे थे कि वो शायद जो F9 पार्क है वहाँ जाकर के कुछ करेंगे, और वज़ीर आज़म ने आना था वो भी नहीं आए। लेकिन वहाँ आपके दोस्त मुराद सईद ने कहा था कि गद्दारों को इसी चौक में हम फांसी लगाएंगे। बिल्कुल देंगे। वैसे मैंने सुना है कि जो ऑल पाकिस्तान स्वीट्स एसोसिएशन वाले या मिठाई वाले, उन्होंने कहा कि कोई रिफंड नहीं मिलेगा मिठाई पर। हाँ, सही बात है। हो गया बंद कर दो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।